हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वंदे बुक हब वे ऑफ नॉलेज की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ट्रू स्टोरी जिसका नाम है ए लॉन्ग वे गॉन। इस कहानी को आप सुनकर आपके रोंगटे खड़े नहीं हो जाएं, इतनी मासूमियत से भरी यह कहानी है। लॉन्ग वे गॉन एक ट्रू स्टोरी है जो इजमल बे की कहानी है। 12 साल का बच्चा 100 से ज़्यादा लोगों को मार चुका है और नशे की लत में जकड़ चुका है। उसके बाद उसकी ज़िंदगी में जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये हमारे लिए एक प्रेरणास्पद है कि आदमी की ज़िंदगी कितनी भी बर्बाद हो, वो चाहेगा तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। एक ऐसी कहानी जो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लास्ट तक बने रहेंगे और ऐसी कहानी से आप हज़ारों लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। अपने घर परिवार के लोगों के साथ भी इसे शेयर करिएगा कि अपनी ज़िंदगी और दुनिया के दूसरे लोगों की ज़िंदगी को कितना फ़र्क है और उसके बावजूद भी वो चेंज कर सकते हैं, फिर हम क्यों नहीं कर सकते। ये कहानी एक 12 साल के बच्चे की जिसका बचपन एक ही दिन में ख़त्म हो गया। ये सीरिया लियोन जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है कि एक छोटे से शहर मोगवेम्बो में रहने वाला इजमल भी एक साधारण लड़का था। वो हिप हॉप म्यूजिक सुनता था, दोस्तों के साथ वक्त बिताता था और स्कूल जाना यही थी उसकी ज़िंदगी। लेकिन साल 1991 की बात है जब सिविल वॉर की आंधी सीरिया लियोन में आई थी। तो इजमल का इनोसेंट चाइल्डहुड हमेशा के लिए छिन गया। ये यादें हैं जो उस यात्रा की जो इनोसेंस से ब्रूटलिटी तक और ब्रूचुलिटी से रिडेम्पशन तक का सफ़र दिखाता है। ये कहानी नहीं है सिर्फ एक बॉय सोल्जर की, बल्कि एक ह्यूमैनिटी की जीत का किस्सा जो अंधेरे के बीच भी एक आशा की किरण दिखाता है। कहानी ऐसी है जो आपको दिल को छू जाएगी, आपकी आंखों को नम कर देगी, लेकिन अंत में आपको विश्वास दिलाएगी कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। साल जनवरी का महीना था 1993 में। इजमल अपने दोस्तों के साथ एक पास के शहर में एक टैलेंट शो के लिए गया था, जैसा कि हम नॉर्मल जाते हैं। वो वहाँ पर रैप करने वाले थे और उस समय उनका क्रेज़ था अमेरिकन हिप हॉप कल्चर का। उन्हें नहीं पता था कि उनका आखिरी ये नॉर्मल दिन होगा। इजमल बोलते हैं कि हम सब एक्साइटेड थे, सोच रहे थे कि ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस है, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोचा था। जब वे वापस लौटे तो उन्हें पता चला कि विद्रोही उनके गांव पर हमला कर दिया है। घर जल रहे थे, लोग भाग रहे थे और हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। इस मोमेंट में इजमल का चाइल्डहुड ऑफिशियली ख़त्म हो गया था। उसके बाद कहानी शुरुआत होती है कि रिबेल्स के डर से इजमल और उसके फ्रेंड को भागना पड़ा। वहाँ से वो जंगल में छुप गए, गांव से गांव की तरफ भागते रहे। हर दिन एक संघर्ष जो खाने के लिए, पीने के पानी के लिए और सबसे ज़रूरी था जान बचाने के लिए। उन्होंने देखा कि कैसे वॉर ने लोगों को मॉन्स्ट्रस बना दिया। गांव जल रहे थे, लोगों को मारा जा रहा था और बच्चों को मजबूर किया जा रहा था कि तुम हथियार उठा लो। हर कदम पर मौत का साया था, हर सांस एक चुनौती थी। अगले कई महीने इजमल और उसके साथियों ने जंगल में बिताए। वे बन गए थे स्कैवेंजर्स जो खाना ढूंढते रहते थे कचरे से, छोड़े गए घरों से। ट्रस्ट किसी पर नहीं कर सकते थे क्योंकि कभी भी कोई भी दुश्मन हो सकता था। हर दिन था एक सर्वाइवल का टेस्ट। हम बच्चे थे लेकिन हमें सीखना पड़ा कि बड़ों की तरह कैसे जीवित रहें। इस समय में इजमल ने देखा कि वॉर कैसे मानवता को नष्ट करता है। उसने देखा कि मास किलिंग्स, गांव का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन और सबसे दुखदायी था बच्चों को सोल्जर बनते हुए। सबसे दर्दनाक मोमेंट आया जब इजमल अपने फ्रेंड से बिछड़ गया था। एक गांव में लोकल्स ने उन पर शक किया कि वो भी जासूस हैं। हड़बड़ाहट में उसके सारे दोस्त अलग हो गए और इजमल अकेला रह गया। रियली में वो अकेला था, कोई परिवार नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई घर नहीं।
सिर्फ था उसके पास एक बैकपैक, कुछ सामान के साथ यादें और अपनी पुरानी जिंदगी की। इस्माइल कहते हैं कि अकेलेपन का वो दर्द जो किसी 13 साल के बच्चे को नहीं झेलना चाहिए था। उसके बाद सैनिक बनने की कहानी और सैनिक बनने की मजबूरी शुरुआत होती है। साल 1994 में जब इस्माइल लगभग मर रहा था भूख से, थकान से, तो गवर्नमेंट जो सोल्जर्स थे, एक तरफ गवर्नमेंट सोल्जर्स थे, एक तरफ थे रिबेलियंस। तो गवर्नमेंट सोल्जर्स ने उसे पाया, उन्हें उसे और दूसरे बच्चों को रिक्रूट किया जैसा कि अपने आर्मी में। उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, या तो ज्वाइन करो या मर जाओ। लेकिन इस्माइल बोलते हैं यहाँ से शुरू हुआ मेरा ट्रांसफॉर्मेशन विक्टिम से परपेट्रेटर तक का। मैं भी बन गया था उस सिस्टम का हिस्सा जिससे मैं इतने दिनों से भाग रहा था। आर्मी बेस पर इस्माइल को इंटेंसिव ट्रेनिंग दी गई, सिखाया गई कैसे गन यूज़ करें, कैसे एनिमीज़ को किल करें और सबसे ज़रूरी कैसे अपनी भावनाओं को शट डाउन करें। ऑफिसर्स ने उन्हें ड्रग्स दिए, ब्राउन कोकीन मिक्स्ड विद गन पाउडर और मारिजुआना। ये ड्रग्स उन्हें फियरलेस बनाते थे और ह्यूमन कंसाइंस को एकदम से शांत कर देते थे। इस्माइल बोलते हैं कि एक इनोसेंट बच्चे से किलिंग मशीन बनने का सफ़र कुछ ही हफ्तों में पूरा हो गया था। धीरे धीरे इस्माइल ट्रांसफॉर्म हो गया एफिशिएंट किलर में। उसका फेवरेट वेपन था AK-47 और वो प्राउड महसूस करता था अपनी किलिंग स्किल्स पर। वॉर मूवीज़ देखकर वो और भी मोटिवेटेड होता था वायलेंस के लिए। इस्माइल यहाँ बोलते हैं कि मैं भूल गया था कि मैं कभी एक इनोसेंट चाइल्ड था, अब मैं सिर्फ एक मशीन डिज़ाइन फॉर किलिंग बन चुका हूँ। 2 साल तक इस्माइल ने लड़ाई लड़ी गवर्नमेंट आर्मी के लिए। उसने हिस्सा लिया मल्टीपल बैटल्स में, किल्ड काउंटलेस पीपल और विटनेस अनइमेजिनेबल हॉरर्स। उसका माइंड कम्प्लीटली नंब हो गया था ह्यूमन सफरिंग के लिए। उसकी यूनिट में अन्य चाइल्ड सोल्जर्स भी थे, जबकि सेम कहानी, वो भी परिवार खो गए थे, इनोसेंस डिस्ट्रॉय हो गई थी, ह्यूमैनिटी दब गई थी वायलेंस और ड्रग्स के प्रतों के नीचे। वॉर के दौरान इस्माइल ने ऐसी चीज़ें की जो डिस्क्राइब करना मुश्किल है। उसने हिस्सा लिया मास एक्सक्यूजेशन में, टॉर्चर में, रिवेंज किलिंग्स में। ये एक्शन उसे अब नॉर्मल लगने लगे थे। इस्माइल बोलते हैं वायलेंस बन गई मेरी भाषा। मैं बात करता था बुलेट से, अपना गुस्सा निकालता था किलिंग से। एक 15 साल का लड़का जो सोचता था कि मर्डर करना उतना ही नॉर्मल है जितना खाना खाना। आप सोच सकते हैं कि एक ड्रग्स और ये सारी चीज़ें एक आदमी को कहाँ ले जा सकती है। उसके बाद ड्रग ने उसे कम्प्लीटली डिपेंडेंट बना दिया। कोकाइन और अदर सब्सटेंस के बिना वो फंक्शन नहीं कर सकता था। यही ड्रग्स थे जो उसे सोने देते थे और उसे नाइटमेयर से बचाते थे। उसके बाद शुरुआत होती है 1996 में, जब यूनिसेफ ने एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू किया चाइल्ड सोल्जर्स के लिए। गवर्नमेंट को प्रेशर किया गया कि वो रिलीज करें सभी चिल्ड्रन को आर्मी से। रिलेक्टेंटली कमांडर्स एग्री हो जाते हैं और इस्माइल को फ्री टाउन के रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया जाता है। रिहेबिलिटेशन सेंटर में पहुंचकर इस्माइल को लगा कि वो ट्रैप है। वो अदर फॉर्मर चिल्ड्रन सोल्जर को नहीं समझ आ रहा था कि सिविलियन लाइफ को कैसे एडजस्ट करें। वे वायलेंट आउटब्रस्ट करते थे, आपस में फाइट करते थे और वहाँ से भागने की कोशिश करते थे। इस्माइल बोलते हैं कि हम समझ नहीं पा रहे थे कि काइंडनेस क्या होती है। हमारी सब थ्रेट या अपॉर्चुनिटी टू किल था। वहाँ उसकी मुलाकात होती है मैडम एस्थर से, ये जो एक नर्स जो स्पेशलाइज करती थी ट्रॉमेटाइज्ड चिल्ड्रन के साथ काम में। एस्थर ने पहली बार ट्रीट किया इस्माइल को एक ह्यूमन बीइंग की तरह, नॉट एज ए मॉन्स्टर। शुरुआत में इस्माइल सस्पिशियस था, हॉस्टाइल टुवर्ड एस्थर था, लेकिन धीरे धीरे उसकी पेशेंस और कंपैशन ने क्रैक करना शुरू किया इस्माइल की इमोशनल वॉल्स को। एक लेडी जिसने पहली बार मुझे इंसान समझा, मॉन्स्टर नहीं समझा। उसके बाद ड्रग्स से विड्रॉल करना था, एक्सट्रीमली बहुत पेनफुल था। इस्माइल को सीवरी नाइटमेयर्स आते थे, हालुसिनेशन होते थे, फिजिकल पेन होता था, लेकिन मेडिकल स्टाफ की हेल्प से धीरे धीरे वो रिकवर होने लगा।
इस्तर ने एनकरेज किया इजमल को अपनी कहानी शेयर करने के लिए। पहली बार इजमल ने अपनी पास्ट लाइफ, अपने फैमिली और उनके ड्रीम्स के बारे में बिफोर द वॉर, यही था फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स हीलिंग। इजमल बोलते हैं, जब मैंने अपनी कहानी कही तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अभी भी इंसान हूँ। मेरे अंदर अभी था वो इनोसेंट बॉय जो म्यूज़िक पसंद करता था। सेंटर में इजमल को एजुकेशन दी गई। उसने सीखा रीडिंग, राइटिंग, बेसिक स्किल्स। सबसे ज़रूरी उससे सिखाया कि वायलेंस ही सब कुछ नहीं है ज़िंदगी में। बुक्स वो चीज़ बनी जिन्होंने मुझे दिखाया कि दुनिया में वायलेंस के अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें अवस्थित हैं। यूनिसेफ ने ट्रैक डाउन किया इजमल के अंकल टॉमी को, जो रहता था फ्री टाउन में। टॉमी एग्री टू टेक केयर ऑफ इस्माइल, देते हुए उसे एक चांस नॉर्मल फैमिली लाइफ का। टॉमी की फैमिली, उसकी वाइफ, चिल्ड्रन ने वेलकम किया इजमल को वार्मली। पहली बार लॉन्ग टाइम में इजमल को फील हुआ कि वो बिलोंग करता है कहीं। नॉर्मल फैमिली लाइफ में एडजस्ट करना था, चैलेंजिंग बहुत था, लेकिन सिंपल थिंग्स जैसे खाना खाना, बेड पर सोना या पोलाइटली बात करना, ये सब इजमल के लिए फॉरेन कंसेप्ट की तरह थे। इजमल बोलते हैं कि मुझे सीखना पड़ा कि कैसे नॉर्मल टीनेजर की तरह बिहेव करूं। यह था हार्डर देन लर्निंग टू किल। डिनर टेबल पर बैठना, प्लीज और थैंक यू कहना, ये मेरे लिए सब कुछ नई चीज़ें थी। इवेंचुअली इजमल को अपॉर्चुनिटी मिली अपनी कहानी शेयर करने के लिए इंटरनेशनली। उसने स्पोक एट यूनाइटेड नेशंस में, टेलिंग द वर्ल्ड अबाउट चाइल्ड सोल्जर की रियलिटी। उसकी टेस्टिमनी ने हेल्प की इंटरनेशनल अवेयरनेस बढ़ाने में। चाइल्ड सोल्जर्स के इश्यू के बारे में वो बन गया वॉइस फॉर वॉइसलेस चिल्ड्रन। जो आवाज़ सिर्फ कभी कमांड सुनती थी, आज पूरी दुनिया को वो सच बता रही थी। इजमल की कहानी प्रूव करती हैं कि रिडम्पशन पॉसिबल है, चाहे कितने भी डार्क हो पास्ट। उसने शो किया कि ह्यूमन स्पिरिट कैन ओवरकम इवन द मोस्ट हॉरिफिक सर्कमस्टांसेस। इजमल कहते हैं, मेरी कहानी नहीं सिर्फ वॉर की या वायलेंस की, ये है रेजिलियंस की, होप की, ह्यूमन कैपेसिटी टू हील की। आशा करता हूँ कि ये पूरी कहानी हर इंसान के अंदर मॉन्स्टर भी है, एंगल भी है, एंजल भी है। सर्कमस्टांसेस डिसाइड करते हैं कि कौन सा जागेगा, एंजल जागेगी या मॉन्स्टर जागेगा। इजमल बे की ये ऑटोबायोग्राफी का अकाउंट है, एक पावरफुल रिमाइंड की वॉर सबसे इनोसेंट विक्टिम्स होते हैं। ये बुक सिर्फ एक बॉय कहानी की नहीं, ये ह्यूमैनिटी की कॉल टू एक्शन कि हमें इंश्योर करना होगा कि कोई भी चाइल्ड को एक्सपीरियंस नहीं करना पड़े ऐसा ट्रॉमा। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी। इस कहानी का यदि पूरी तरह आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसकी PDF में आपको अवेलेबल करा दूंगा। अंधेरे से उजाले तक का ये सफ़र, हेल टू हेवन की यात्रा आपको किस तरह से लगी? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया, आपके समय से कोई चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, आप हमारे साथ इतना समय दिया उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।